तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, फिलहाल हम एक बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंट ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। आज हमारे देश में आचार संहिता की शुरुआत हो चुकी है और हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही या लोकतंत्र का जो उत्सव है वो मनाने जाने वाले हैं, और उसका नाम है लोकसभा चुनाव। 18वां लोकसभा चुनाव अभी होने जा रहा है और इसकी ऑलरेडी जो जो आचार संहिता है इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, भारत भले ही दुनिया में सातवां सबसे बड़ा देश हो, अगर हम आकारमान की बात करें, अगर हम साइज की बात करें, सिर्फ लैंड की बात करें, तो भारत दुनिया में सातवां इतना बड़ा देश है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, लोगों की बात करें, तो हम दुनिया की नंबर 1 आबादी है। दुनिया में दुनिया के 17% लोग आज हमारे यहां रहते हैं, और ये 17% लोग और ये 97 करोड़ लोग इस उत्सव में, इस लोकसभा चुनाव में अपने सरकार को, अपने शासन को चुनेंगे। हम सभी मतदाता हमारे रिप्रेजेंटेटिव या हमारे प्रतिनिधि जो सांसद बनेंगे उनको चुनेंगे, और ये चुन के हमारे केंद्र की सरकार बनाएंगे, जो केंद्र की सरकार आगे के 5 साल में इस देश का शासन करेगी, इस देश के लिए सरकार करेगी। दोस्तों, वैसे तो कई तरह के अलग अलग शासन है, शासन व्यवस्था है। पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके हैं कि जिससे देश को चलाया जाता है। हम अभी तक कैसे सोचते हैं कि एक दो दो ही चीजें होती है। एक तो होता है राजा वाला सिस्टम। राजा होता है, उसका उसकी गद्दी होती है, और उस गद्दी में जो बैठता है वो देश को चलाता है। और दूसरा वो सिस्टम प्रजातंत्र या लोकतंत्र सिस्टम, जिसको अभी हम जिसका अनुभव ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे दूसरे सिस्टम्स हैं। जैसे एक है कॉलोनी का सिस्टम। कॉलोनी का सिस्टम यानी वही अंग्रेजों ने जैसे हमारे साथ किया। अंग्रेजों का एक देश दूसरे देश पे हुकूमत कर रहा था, वो था कॉलोनी का सिस्टम, और उस पर शासन कर रहा था। और एक सिस्टम है कि जहां कभी कभी मिलिट्री पूरा शासन अपने हाथ में लेती है, और हमारे बगल में जो देश है वहां आए दिन ये सब होता रहता है, हम देखते रहते हैं। इसके अलावा एक शासन ऐसे भी होता है कि जहां वहां की सरकार उस देश में जितने भी संसाधन होते हैं उस संसाधनों को अपने कब्जे में लेती है, अपने कंट्रोल में लेती है, और यह देखती है कि उस संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो। उसे कम्युनिज्म ऐसा सिस्टम कहते हैं। या ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि जिसमें सरकार वो सभी देश के संसाधन हैं वो सोसाइटी समाज के लिए रखती है और उनके लिए उसका उपयोग करती है, जिसे सोशलिज्म कहते हैं। उसके अलावा एक ऐसा भी सिस्टम हो सकता है देश को चलाने का कि जिसमें सिर्फ ऐसे लोग जो समाज व्यवस्था में सबसे ऊपर लेवल में रहे, सिर्फ वही ऐसे लोगों को चुन के देते हैं जो शासन चलाते हैं, जो सरकार चलाते हैं। ऐसे सिस्टम को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गिने चुने लोग जिनके पास बहुत सत्ता है, बहुत पावर है, बहुत पैसे है, ऐसे लोग ही पूरी देश को चलाते हैं, वो उसे कहते हैं ओलिगार्की लोग। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आदमी पूरे देश पे शासन करे, जिसे हुकुमशाह, डिक्टेटरशिप ऐसा भी कहते हैं, वो एक तरीका हो सकता है। या और एक ऐसा तरीका होता है कि जिसमें लोग चाहते हैं कि देश का शासन भगवान चलाए, यानी धर्म की जो उपासना करते हैं, ऐसे मौलवी, ऐसे प्रीस्ट, ऐसे पुजारी, इनके आदेशों पर देश का शासन चलता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के शासन है जो देश को चला सकते हैं। लेकिन इन सबसे सबसे बेहतर अगर कोई शासन है जो हमारे देश में, वो है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। ये सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, वो मूलभूत तत्व क्या है? वो मूलभूत तत्व है कि सभी लोग एक समान है। सभी लोग एक समान है, सभी लोग अपने अपने तरफ से इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और सरकार को, शासन को चुन सकते हैं। ये फंडामेंटल फंडामेंटल तत्व है कि जिसमें ये लोग फ्री होते हैं, सभी लोग फ्री होते हैं। सभी लोगों के कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं, जिस अधिकारों का जतन इस शासन प्रणाली में किया जाता है। तो दुनिया के सबसे अच्छी माने वाली जो संस्था है वो इस डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या प्रजातंत्र संस्था को माना जाता है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स इस पूरे देश को, इस शासन को चलाते हैं। इस डेमोक्रेसी का जन्म ये ग्रीस में हुआ है। दोस्तों, ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी भी, इसका उगम भी एक ग्रीक शब्द से ही लिया गया है। तो दुनिया में बेसिकली दो तरह के प्रजातंत्र या लोकतंत्र होते हैं।
एक ऐसा प्रजातंत्र कि जहां देश को चलाने वाला जो अध्यक्ष है, जो उसका एग्जीक्यूशन का जो अध्यक्ष है, उसको उसको लोग या जनता डायरेक्ट उसको चुनाव उसको वोट करती है और उसको चुन के देती है, और वो देश का शासक या देश का अध्यक्ष बनता है। दूसरा तरीका होता है कि जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि को, अपने सांसद को चुन के देते हैं, और फिर वो सांसद अपना नेता चुनते हैं और वो फिर राष्ट्र का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनता है। जो पहले वाला सिस्टम है इसे अध्यक्षीय लोकशाही पद्धति कहते हैं, और जो अमेरिका में हम देख सकते हैं। और दूसरी जो पद्धति है जिसमें संसदीय लोकशाही पद्धति हम कहते हैं, और जो ब्रिटेन और भारत में देखी जाती है। लेकिन इन दोनों ही पद्धति का जन्म ये एक्चुअली ब्रिटेन ने किया ऐसे कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका जो मुल्क आज अध्यक्षीय लोकशाही पद्धति चला रहा है, वो भी कभी ना कभी इस अंग्रेजों की गुलामी में था और उस गुलामी से आजाद हो गया। और ये जो अध्यक्षीय लोकशाही पद्धति है वो वही से शुरुआत हुई ऐसे माना जाता है। और हमने भी 1947 में आजाद होने के बाद वही सिस्टम को उसको लिया, जो सिस्टम ब्रिटेन में उस टाइम चल रहा था, और आज भी ब्रिटेन में और भारत में दोनों ही जगह संसदीय लोकशाही पद्धति चल रही है। दोस्तों, बेसिकली ये जो लोकशाही पद्धति है इसके चार पिलर्स है। तीन पिलर ऐसे है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो घटनात्मक है, जो इस शासन का भाग होते हैं, और एक पिलर होता है जो पिलर इस घटना का भाग नहीं होता। तीन पिलर कौन से? तो एक है लेजिस्लेटिव, यानी वो व्यवस्था जो जो देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। दूसरी है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव यानी वो व्यवस्था, वो पिलर, वो स्तंभ जो देश के लिए एग्जीक्यूशन का काम करता है। और तीसरा पिलर या तीसरा स्तंभ या तीसरी व्यवस्था है न्याय प्रक्रिया। तो ये जो दो अलग अलग व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, तो अध्यक्षीय लोकशाही पद्धति यानी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि ये जो तीन अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तीनों अलग अलग व्यवस्था में वोट देने का काम, इनको चुनने का काम डायरेक्टली लोग करते हैं। यानी कानून कौन बनाते हैं? तो कानून सांसद बनाते हैं, तो सभी सांसदों को चुनने का काम भी लोग करते हैं। पूरा देश का जो प्रमुख होता है अध्यक्ष, उसको भी चुनने का काम लोग करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। और जो न्याय प्रक्रिया, जो न्याय व्यवस्था है, उसको भी चुनने का काम लोग ही करते हैं। ये सभी अलग अलग लेवल के अलग अलग इंडिपेंडेंट वे से काम करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये जो अध्यक्ष होता है उसके पास वेटो पावर होता है, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। सबका जो कार्यकाल है वो फिक्स यानी 5 साल का होता है। और पार्लियामेंट्री यानी संसदीय लोकशाही पद्धति ऐसी होती है कि जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो प्रतिनिधि है उनको चुन के देते हैं, वो सांसद बनते हैं, और फिर वो अपने एक नेता को चुनते हैं, जो नेता इस देश का एक एग्जीक्यूशन का प्रमुख होता है। और ये जो लोग, ये जो सांसद है, वो सभी मिलके नियम भी बनाते हैं, कानून भी बनाते हैं, तो लेजिस्लेशन का भी भाग होते हैं। यही लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और वो राष्ट्रपति फिर हमारे देश के जो जुडिशियरी है, जो न्याय व्यवस्था है, उसके कई सारे अलग अलग जो जजेस है उनका उनको चुनते हैं। तो इसका मतलब है लोग एक ही बार वोट देके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, एक ही बार। लेकिन बाद में फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तीनों जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं हमारे सांसदीय लोकशाही पद्धति की, उसको चुना जाता है। ये एक तरीके से कुछ लोग बोलते हैं कि ये बेहतर है, क्योंकि यहाँ हर देश के हर जो अलग अलग जगह से, कोने से वहां रिप्रेजेंटेशन होता है, और फिर ये लोग आगे जाके इस पूरे लोकशाही पद्धति में, इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। तो हमारे देश में भी यही पद्धति, हमारे देश में भी संसदीय लोकशाही पद्धति है। और ये लोकशाही पद्धति, ये संसद, ये भारत सरकार चुनने का काम, उसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। तो एक्चुअली जब हम अपना वोट देंगे, ये चुनाव होगा, और जब सरकार बनेगी तब एक्चुअली सरकार चलती कैसे है, चलिए इसके बारे में जरा समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हमारे सरकार में इस देश को चलाने के लिए तीन अलग अलग स्तंभ है, तीन अलग अलग व्यवस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इस सरकार के हिस्से में कंट्रोल में है। और बाकी दूसरी जो व्यवस्था, चौथा जो स्तंभ या चौथा पिलर हम जिसे कहते हैं, जिसे प्रेस
या पत्रकारिता कहते हैं, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होती। तो तीनों स्तंभ कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इन तीनों को एक तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऐसा कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव की, यानी वो व्यवस्था की जो भारत के लिए अलग अलग नियम, कानून और बिल्स बनाते हैं। दोस्तों, कोई भी संस्था तो चलती है किसी न किसी नियमों के आधार पर चलती है। हमारा स्कूल भी नियमों के आधार पर चलता है, कॉलेज जहां हम काम करते हैं तो हर जगह एक व्यवस्था, एक नियम, कायदे कानून होते हैं। तो हमारे देश में तो पूरे देश को चलाने के लिए हर चीज के लिए कायदे कानून है। ओरिजिनल जो है, जो गाइडलाइंस है वो हमारे संविधान में है। उसको लेके हर चीज के लिए बिल बनाने का काम, हर चीज के लिए वो न्याय व्यवस्था बनाने का काम या अलग अलग कायदे कानून बनाने का काम ये पूरी व्यवस्था करती है, जिसे कायदा बनाने वाली व्यवस्था या लेजिस्लेटिव पिलर या लेजिस्लेटिव व्यवस्था ऐसे कहते हैं। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार में तीन घटक होते हैं। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति। दोस्तों, लोकसभा ये हमारे देश का, पूरे केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ऐसे सभागृह है। लोकसभा वो सभागृह है जहां हम सभी जिन सांसदों को चुन के देते हैं वो वहां बैठे, वो उसका भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। आज हमारी इस लोकसभा में 543, 543 इतने सांसद इसमें हैं। दोस्तों, ये जो सांसद है, ये जो लोकसभा है, इसको अस्थाई या टेम्पररी टेम्पररी सभागृह ऐसा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले ये जो लोकसभा होती है, ये जो सभागृह होता है, वह सबसे ज्यादा सांसद जिसके होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी अपने नेता को चुनती है। और वो जो नेता है वो इस पूरे सभागृह का नेता होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। पर लेकिन दोस्तों, वो नेता सिर्फ इस सभागृह का नेता नहीं होता, तो पूरे देश का वो नेता होता है। इसके अलावा दूसरे लेवल पे जो पार्टी होती है, वो भी पार्टी अपना एक नेता चुनती है जो विरोधी पक्ष नेता करके इस सभागृह में काम करता है। इसके अलावा इस सभागृह को चलाने के लिए, इसके जो डेली काम है, कामकाज है, उसको भी चलाने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, और जिसको लोकसभा अध्यक्ष के नाम से हम जानते हैं। और ये लोकसभा अध्यक्ष डेली इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका कामकाज करते हैं। अब इसको अस्थाई क्यों कहते हैं, इसको टेम्पररी क्यों कहते हैं इस सभागृह को? क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल जो बहुमत से इस सभा में बहुमत प्राप्त करती है, अगर वो बहुमत लूज करती है, अगर वो अल्पमत में आ जाती है, तब ये पूरा सभागृह डिसॉल्व हो जाता है। अगर इसके जो नेता है, जो माननीय प्रधानमंत्री है, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, तो ये लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो इसलिए इसको अस्थायी या टेम्पररी सभागृह ऐसे कहते हैं। इसमें जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, इस पूरे सभागृह के जो नेता होते हैं, इन्हें हम माननीय प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री सिर्फ उस सभागृह के नेता नहीं होते, तो हमारे देश के नेता होते हैं, हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं, तो हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रतिनिधि, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश के लिए अलग अलग नियम, कायदे, कानून बनाना, हमारे देश के लिए एक विजन रखना, मिशन रखना, और उस विजन के तहत हम हमारे देश को बेहतर करना, विकास की राह पर लेके जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे जो ये नेता होते हैं, जो माननीय पंतप्रधान होते हैं, वो काम करते हैं। और इसीलिए इनका इनका पद ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे देश चलाने के लिए होता है। इसके अलावा दूसरा जो सभागृह होता है, इसे कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सभागृह या परमानेंट सभागृह कहते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें लगभग आज की तारीख में 245 इतने सांसद हैं। लेकिन ये जो सांसद है, ये डायरेक्टली चुन के नहीं आते, डायरेक्टली लोग इनको नहीं चुनते। तो हमने जिनको चुना है, ऐसे लोक प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। और ये जो 245 सांसद है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल का। और हर 2 साल के बाद 1/3 लोग रिटायर होते हैं। तो ये हमेशा चलता रहता है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। तीसरा जो घटक है इस न्याय प्रक्रिया का, वो है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति हमारे देश के घटनात्मक प्रमुख है। ये सर्वोच्च पद है हमारे देश का। हमारे देश का जो सांसद है, संविधान है, जिसकी वजह से पूरे शासन चलता है। हमारे संविधान के सबसे प्रमुख अगर कोई है, तो वो है हमारे राष्ट्रपति। इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे व्यवस्था में जो भी कायदे कानून बनते हैं,
वो माननीय राष्ट्रपति इनके साइन से ही, इनके मोहर से ही बनते हैं। हमारे राष्ट्रपति हमारे तीनों दल, सेना दल, इसके प्रमुख होते हैं। हमारे राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण जो जो पोजीशंस है उनको चुनते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमारे सभी सर्वोच्च न्यायालय, सभी हाई कोर्ट्स, इसके जजेस और कई सारे ऐसे अटॉर्नी जनरल, कैग, कंट्रोलर जनरल, ये सभी लोगों को इनका सिलेक्शन करने का, इसको अपॉइंटमेंट या नियुक्ति देने का काम माननीय राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा हमारे देश में राष्ट्र के राज्यों के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट शासन राष्ट्रपति करते हैं। जैसा जैसा सिस्टम अभी केंद्र में है, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही हर राज्य में विधानसभा, विधान परिषद भी है। वहां एक सभागृह का एक नेता होता है जो पूरे राज्य का नेता होता है, जिसे हम मुख्यमंत्री करके पहचानते हैं। तो उस मुख्यमंत्री के साथ वहां उस राज्य के लेवल पे एक राज्यपाल करके घटनात्मक जो राज्य के प्रमुख है वो भी होते हैं। और ये सभी राज्य के जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति डायरेक्ट, और वो डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन में होते हैं माननीय राष्ट्रपति जी के। तो राष्ट्रपति बेसिकली इनडायरेक्टली इन जो राज्यों को उनको भी कंट्रोल कर सकती है। और ये जो सांसद है, जो सांसद बनती है इन तीन घटकों से, इसके कुछ पावर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है, तो कायदे कानून बनाना, और ये बहुत ही अहम है। यानी जो आज हमारे जिन कायदे कानून से ये सब पूरी संस्थाएं चलती है, देश चलता है, ये बनाने का काम ये करते हैं। या बदलते दिनों के साथ अगर उस कायदे कानून में अगर कुछ बदलाव लाने हैं, चेंजेस करने हैं, बेहतर करने हैं, ये काम वो करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार किस विषय के ऊपर कायदे कानून करेगी, उसकी एक लिस्ट आती है जिसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट जैसे रेलवे, पोस्ट, ये सब कुछ यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। तो ये सभी जो विषय है वो केंद्र सरकार के हाथ है, केंद्र सरकार इनको कंट्रोल करती है और केंद्र सरकार इसके ऊपर कायदे करती है। वैसे राज्य राज्य किस विषय पे कायदे करेंगे, उनकी भी एक स्वतंत्र अलग लिस्ट है, जिसे स्टेट लिस्ट ऐसे कहते हैं। उसके अलावा एक लिस्ट है जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, जिस लिस्ट में ऐसे विषय होते हैं कि जिसमें दोनों कायदे कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा लेकिन एक रेसिडुअल पावर होती है केंद्र शासन के पास, संसद के पास, कि ऐसा कोई विषय जो यूनियन, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ऐसे विषय पर अगर कायदा करना है तो वो अधिकार होता है संसद का। और इसकी भी एक प्रक्रिया है, जो भी कायदा कानून करना होता है उसका बिल पहले सादर किया जाता है लोकसभा, कभी कभी राज्यसभा में, और फिर उस बिल के ऊपर जो प्रस्तावित कायदा कानून तैयार करना है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। जो विपक्ष और पक्ष वाले जो लोग हैं वो सब एक दूसरे का चर्चा करते हैं, और पूरा चर्चा करने के बाद, सहमति के बाद वो बिल बनता है, और फिर फाइनल सम्मति के लिए वो माननीय राष्ट्रपति इनको सादर किया जाता है, और उनकी मुहर से, उनकी सही के बाद फिर वो प्रस्ताव, वो बिल कानून बनता है जो देश में लागू होता है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति को, उनको ऐसा लग सकता है कि इस बिल के ऊपर फिर से फेर विचार हो, फिर से पुनर्विलोकन हो, फिर वो बिल कभी कभी फिर से वो इस लोकसभा को, राज्यसभा को पेश करते हैं, जिसमें फिर से वो विचार करके फिर से वो राष्ट्रपति को उनको देते हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने देने के बाद फिर वो उनको साइन ही करना पड़ता है। तो इस तरह से ये तरीका होता है कि जिससे हमारे देश के लिए कायदे कानून बनते हैं। इसके अलावा इस संसद के पास फाइनेंशियल पावर होते हैं। हमारा ये संसद पूरे देश के लिए अर्थ संकल्प या बजट बनाता है। बजट यानी हमारे देश में अलग अलग करों से जितने भी पैसे इकट्ठा होते हैं, वो पैसे कहाँ खर्च करें, कौन से वो सामाजिक चीजें हैं, कौन सी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, देश के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, उसके लिए जो खर्च करने का काम है, वो जो पूरी प्लानिंग है वो करने का काम इस अर्थ संकल्प या बजट में होता है। इसके अलावा अगर देश को आर्थिक उन्नति की ओर लेके जाना है, कौन से ऐसे उद्योग है, कौन से ऐसे बिजनेसेस है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए, उनको करों में छूट देनी चाहिए या और कुछ फैसिलिटीज देनी चाहिए, ये भी काम इस बजट में होता है। और ये बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि जिसकी वजह से हम भारत का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ सपना देख सकते हैं, कुछ उसमें टारगेट्स रखते हैं और वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा इस संसद को कुछ ओवरसाइट पावर्स होते हैं, यानी कोई भी ऐसा विषय जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो इस देश के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे विषय के ऊपर समिति गठित करने का पावर इस संसद को होता है, जो ये करती है।
दोस्तों, इस संसद के कुछ सत्र होते हैं, अधिवेशन होते हैं, जिस अधिवेशन में सभी सांसद इकट्ठा आते हैं और उसमें काम करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने सुझाव रखते हैं। कंपलसरी 3 ऐसे अधिवेशन होते ही है देश में साल में। सबसे पहला होता है वो है बजट के लिए, अर्थसंकल्प के लिए अधिवेशन, जिसमें सभी लोग आते हैं और इस बजट के ऊपर चर्चा करते हैं, अपनी राय रखते हैं। दूसरा होता है मानसून और तीसरा होता है ठंडी वाला विंटर। इसके अलावा कोई भी कभी भी एक स्पेशल सेशन भी हो सकता है, एक स्पेशल अधिवेशन भी हो सकता है। अगर संसद को, अगर माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां ऐसे हो कि जहां हमें जरूरत है कि सभी सांसदों को इकट्ठा आने की और देश के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की, तब कोई भी ऐसा स्पेशल सेशन आयोजित किया जा सकता है और उसमें सब लोग आ सकते हैं। तो ये तो हुआ न्याय प्रक्रिया का स्तंभ, न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था। दूसरी जो व्यवस्था है वो है एग्जीक्यूशन। दोस्तों, जितने भी हम कायदे बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ये पूरी जो न्याय प्रक्रिया है वो किसके लिए है? लोगों के लिए। लोगों को बेहतर करने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए, हमारे देश को बेहतर करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इतना भी है कि ये पूरे जो बिल्स है, ये पूरे जो न्याय प्रक्रिया, ये कायदे कानून है, अच्छी तरीके से लोगों के तरफ पहुंचे, इस अच्छी तरह से इनके ये एग्जीक्यूट हो, ताकि फिर उनका फायदा लोगों को हो, समाज को हो, देश को हो। और इसीलिए जो पूरी व्यवस्था काम करती है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, या इसको एग्जीक्यूट करने वाली, इसका अमल करने वाली संस्था। और ये भी लोकशाही का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा पिलर है या स्तंभ है। दोस्तों, पूरे देश में ये जो पूरा एग्जीक्यूशन है, ये जो पूरी व्यवस्था है, इसके प्रमुख होते हैं हमारे माननीय पंतप्रधान जी। माननीय पंतप्रधान हमारे देश के इस एग्जीक्यूशन के प्रमुख होते हैं। हर एक कायदा कानून, उस हर एक जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसके लिए कायदा कानून बनाया जाता है। उस पूरे डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को चलाने का, एग्जीक्यूशन करने के जो प्रधान है वो है हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं? तो वो अपनी टीम बनाते हैं। वो हर एक अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक सांसद या एक मिनिस्टर को चुनते हैं। 2 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर। और ये जो पूरी टीम होती है, इस टीम के साथ फिर ये एग्जीक्यूशन का काम वो करते हैं। टेक्निकली तो हर मिनिस्टर को जो नियुक्ति पत्र देने का काम माननीय राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये सभी सुझाव से होता है माननीय पंतप्रधान के। दोस्तों, जैसे संसद में केंद्रीय लेवल पे एक पूरा मंत्रिमंडल होता है जो जो कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर का होता है, वैसे सेम राज्य स्तर के ऊपर भी होता है। राज्य स्तर के ऊपर राज्य के जो कायदे कानून होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है, जैसे वहां प्रधानमंत्री होते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो भी अपनी टीम तैयार करते हैं। तो स्टेट लेवल पे भी जो एग्जीक्यूशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग कायदे कानून का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी वहां वहां मंत्रिमंडल होता है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर ये सब होते हैं। और ये सभी राज्यपाल इनकी नियुक्ति पत्र से होते हैं, लेकिन इनको सभी जो सुझाव है वो मुख्यमंत्री ही देते हैं। और उसके बाद आते हैं डिपार्टमेंट्स। दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। कृषि एक डिपार्टमेंट है। कृषि की अपनी एक व्यवस्था है। गांव में, गांव से लेके, तालुका से लेके, जिला से लेके, मंत्रालय, राज्य मंत्रालय, केंद्र मंत्रालय, यहाँ पूरे कृषि का एक डिपार्टमेंट है। तो इस अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल पे अलग अलग कर्मचारी, अधिकारी काम करते हैं और ये फिर अपने लोक सेवा देते हैं। इन सभी की जो नियुक्ति है वो एक तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, नहीं तो राज्य लोक सेवा आयोग ये होता है। इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी जैसे मैंने कहा कि कृषि है, सार्वजनिक बांधकाम है, स्वास्थ्य है, महिला बाल कल्याण है, विकास है, ग्राम विकास है, ये सभी जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनको हम देखते हैं, जिनका उपयोग भी हमको होता है बहुत इसमें। तो इन सभी के जो प्रमुख होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और ये सभी मिलके एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। लेकिन इनके प्रमुख कौन होते हैं? तो वो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। ये तो हुई एग्जीक्यूशन की बात। तीसरा जो पिलर है, तीसरा जो स्तंभ है, वो है जुडिशियरी, वो है न्याय प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका इनका भी रोल है। अभी ये हमने 2 अलग अलग व्यवस्था देखे, न्याय तैयार करने वाली व्यवस्था, कायदे कानून तैयार करने वाली व्यवस्था, लेजिस्लेचर, और उस चीजों को एग्जीक्यूट करने वाली व्यवस्था, ये दोनों देखे हम। अब इन दोनों व्यवस्था पे आंख रखने का, देखरेख रखने का, इसकी सुपरविजन करने का काम अगर कोई करती हो तो तीसरी व्यवस्था वो है
न्याय व्यवस्था, वो है सब कोर्ट्स, इस कोर्ट्स की व्यवस्था। ये कोर्ट्स देखते हैं कि जो कायदे कानून आप बनाते हो, आप केंद्र में बनाते हो या राज्य में बनाते हो, क्या वो अपनी घटना से, संविधान से सुसंगत है, क्या आपने वो कायदे कानून सही तरीके से बनाए हैं। इसकी जांच, इसका सब काम करने का काम कोर्ट व्यवस्था करती है या जुडिशरी सिस्टम करती है। दूसरी तरफ अगर आप ये सब एग्जीक्यूशन करते हो, एग्जीक्यूशन करने के भी तरीके, क्या आपके सही है, क्या आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, क्या कुछ गलत कर रहे हो, ये करने का भी काम हमारी ये मानिए जो जुडिशरी सिस्टम है वो करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जुडिशरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे संविधान का ख्याल रखने के लिए। संविधान के प्रोटेक्टर, संविधान की पूरी जिम्मेदारी उनको अखंड रखने का काम हमारी जुडिशरी सिस्टम करती है। संविधान के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो उसको दंड देने का काम हमारी जुडिशरी सिस्टम करती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि वो हमारे लोगों को जो मूलभूत जो अधिकार है, जो चीजें हैं जो संविधान से आते हैं, उसका ख्याल रखने का काम, उसका केयर टेक केयर करने का काम भी ये कोर्ट्स करते हैं। तो हमारे लोगों के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, उसको उसका ख्याल रखने का काम भी ये जुडिशरी करती है। तो जुडिशरी सिस्टम में सबसे ऊपर राष्ट्रीय लेवल पे जो नेशनल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट अगर कोई है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तीन अलग अलग रोल में काम करता है। सबसे पहले तो ये हमारे देश का हाईएस्ट अपीलेंट कोर्ट है, यानी किसी भी स्टेट, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, किसी भी कोर्ट में अगर आपको लगता है कि गलत निकाल दिया गया है, आपको गलत फैसला हुआ है, तो उस फैसले के खिलाफ आप अपील करते हो। तो अब हमारे देश में अपील करने की सबसे लास्ट जो लेवल है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे विषय है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक ओरिजिनल कोर्ट है, यानी उस विषय के जो केसेस है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। वो कौन से केसेस है, कौन से केसेस के लिए ओरिजिनल कोर्ट है ये? तो ऐसे केसेस जो दो राज्यों के बीच में है, राज्य और केंद्रों के बीच में है, ये सभी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तीसरा उसका रोल होता है एडवाइजरी, यानी अगर राष्ट्रपति इनको लगा कि संविधान का इंटरप्रिटेशन जरूरी है, ये किसी न्याय के बारे में, किसी बिल के बारे में, तो राष्ट्रपति ये वो बिल या इंटरप्रिटेशन ऑफ जो संविधान करना है, उसका सही जो इंटरप्रिटेशन करना है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट फिर उस मामले में बताती है कि संविधान के मुताबिक ये होना चाहिए, ऐसे कायदे कानून होने चाहिए। तो इस तीन रोल में सुप्रीम कोर्ट काम करती है। उसके अलावा हर स्टेट में, हर राज्य में होता है हाई कोर्ट। पूरे राज्य के जो प्रमुख होता है, जो प्रमुख कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। जो पूरे इस राज्य में अलग अलग जो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं उसके लिए अपीलेंट कोर्ट, और कई सारी चीजों के लिए ओरिजिनल कोर्ट भी है। और फिर हर जिले के लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो इस तरह से हमारी एक न्याय व्यवस्था है। ये न्याय व्यवस्था इन तीनों चीजों के, तो बाकी के स्तंभ या बाकी जो व्यवस्था है उस पर देखरेख का काम करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोगों का ख्याल रखना, संविधान का ख्याल रखना, संविधान को प्रोटेक्ट करना, इन सभी चीजों का काम न्याय व्यवस्था करती है दोस्तों। लेकिन ये सभी जो पावर्स है, यानी जिस तरह से हमारा केंद्र सरकार बनती है, राज्य सरकार बनती है, जिस तरह से शासन चलता है, ये सब कुछ आता है, ये पावर्स, ये जिम्मेदारियां, ये प्रोसीजर्स, ये सब कुछ आता है, इसका सोर्स है हमारा संविधान। संविधान है जो बताती है कि किस तरह से देश का कानून होगा, किस तरह से हर एक व्यवस्था चलेगी। सबसे पहले तो हमारे संविधान का एक सिंगल पेज है जो है प्रियम्बल, जो है उद्देशिका, जो है हमारे संविधान की सोच कि उन्हें इस पूरे व्यवस्था से हमारे हमारे देश को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम हमारे देश को कैसे बनना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं। तो वो सोच सिर्फ एक पेज पे, वो इस एक प्रियम्बल पे। और बाद में संविधान में हर चीज में लिखा गया है कि किस तरीके से ये व्यवस्था होगी, किस तरह से शासन होगा, किस तरह से ये अलग अलग जो घटनात्मक जो चीजें हैं, घटनात्मक व्यवस्था संस्थाएं हैं, घटनात्मक पद है, वो काम करेंगे, किस तरह से देश को आगे लेके जाएंगे, हर एक चीज इसमें दी है। और इसी गाइडलाइन से ये भी दिया है कि किस तरीके से हमारी यहाँ सरकार बनेगी। ये जो चुनाव अभी हम अनुभव करेंगे, ये लोकसभा चुनाव भी किस तरीके से होंगे, इस चुनाव के लिए भी जो गाइडलाइन है कि किस तरह से चुनाव होना चाहिए, ये भी आता है संविधान से। संविधान होता है कि जो संविधान इस चुनाव के लिए एक स्पेशल आयोग की निर्मित करता है, जिस आयोग को हम कहते हैं भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो ये जो कमीशन है, ये जो आयोग है, ये बेसिकली हमारे यहाँ चुनाव का पूरा काम करता है। जब से आचार संहिता शुरू होती है, ये आचार संहिता के बाद हर डिपार्टमेंट डायरेक्टली कंट्रोल में आता है इस इलेक्शन कमीशन के। यानी कोई भी मंत्री, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता कोई भी नया कानून, कोई भी नया फैसला नहीं ले सकता। सब कुछ आता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन का एक ही फोकस, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो प्रक्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, भारत सरकार बनाने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया निष्पक्ष हो, ये प्रक्रिया फ्री वातावरण में हो, और इसलिए ये निवडणूक आयोग या इलेक्शन कमीशन काम करता है। आप देखोगे तो इस निवडणूक में, यानी अभी जो चुनाव होने जाने जा रहे होने वाले हैं, ये इतने महत्वपूर्ण और इतने बड़े लेवल पे हो गए, जहां 97 करोड़ इतने मतदार हम अपना चुनाव का जो कर्तव्य है वो निभाएंगे। तो 97 करोड़ दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के ये प्रक्रिया करने के लिए इलेक्शन कमीशन हर तरह का जरूरी ख्याल रखती है, हर तरह की जरूरी तैयारी करती है, और इस तैयारी में खर्चा भी बहुत होता है, सब कुछ होता है। और आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट के हर कोई अफसर, हर कोई ऑफिसर, यानी कोई भी काम करने वाले सभी जो स्टाफ है, सभी इस इलेक्शन में काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इतने भी अधिकार है कि अगर उनको केंद्र शासन के सभी जो स्टाफ है, उसके साथ साथ राज्य शासन के जो स्टाफ है, उसके साथ जो अंडरटेकिंग स्टाफ है, उन सबको ले सकते हैं। लेकिन उनको अगर लगे कि उनको व्यवस्था कम पड़ रही है, उनको अगर ऐसे लगे कि लोग कम पड़ रहे हैं, तो निजी जो व्यवस्था है, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, उनके जो बिल्डिंग्स है, उन सभी का वो अधिग्रहण, सेवा अधिग्रहण कर सकती है इस चीज के लिए, इस इलेक्शन के लिए, जो फ्री और निष्पक्ष होना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी, जो भी भारत का नागरिक है, किसी की भी सेवा अधिकृत करने का काम, आई मीन इतने अधिकार इस पूरे कालखंड में चुनाव आयोग को होते हैं दोस्तों। और ये जो चुनाव करने का भी इलेक्शन कमीशन इतनी तैयारी करता है, इतनी मेहनत सब लोग, पूरा सिस्टम करता है, और ये इसलिए करता है कि ये कितना जरूरी है, कितना जरूरी है उन लोगों को, अच्छे लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को चुन के देना, जो सरकार चलाने वाले, पूरा देश के कायदे कानून को बनाने से लेके एग्जीक्यूशन से लेके हर कोई व्यवस्था अगर जिनके हाथों में जाने वाली है, वो कितना जरूरी है। अगर इसके लिए इतनी मेहनत, इतना सब कुछ तैयारी करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है ये कि हम जाए और अपना ये कर्तव्य निभाए। बहुत बार क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है, तब इलेक्शन के दिन में छुट्टी दी जाती, सभी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती, और वो छुट्टी देने के पीछे ये कारण होता है कि बाबा आप जाए और अपना कर्तव्य निभाए। तो ये कर्तव्य आपका नहीं, देश के लिए कर्तव्य है। हमारे मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार के लिए हम रास्ते पे आते हैं और बड़े बड़े फिर आंदोलन करते हैं। तो वैसे जैसे मूलभूत अधिकार है, वैसे मूलभूत कर्तव्य भी तो है। देश के लिए, इस समाज के लिए मूलभूत कर्तव्य है, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये चुनाव, अपनी वोटिंग देना करके। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी छुट्टी आती है, तो हमें लगता है बस छुट्टी, और छुट्टी का आनंद लेने के लिए फिर हम ट्रिप का आयोजन करते हैं। बहुत गलत है ये, बहुत गलत है कि उस छुट्टी को हम छुट्टी करके नहीं, तो हमारा कर्तव्य दिन करके मनाएं और मतदान करें। दोस्तों, क्या है कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश, हमारा वो देश है कि जो 95% ऑफ द टाइम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सॉरी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हमारा वो देश है कि जिसने हर विषय के ऊपर, हर विषय में पूरे देश, पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। और वो महान देश आज भी है, वो संसाधन है, वो सब कुछ आज भी है, और हमारा देश आज भी दुनिया का सबसे महान देश हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सही हाथों में ये देश जाए, सही लोग इस देश को चलाए। और इसलिए हमारा एक महान कर्तव्य है कि हम अपने इस देश की बागडोर सही लोगों के हाथ में दें, सही लोगों को अपना वोट दें, ताकि इस देश को वो सही तरीके से चलाए, हम अपने देश को फिर उस लेवल तक लेके जाए जहां हम अपनी काबिलियत रखते हैं, और सालों तक, हजारों साल तक हम वहां। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम सभी अपना कर्तव्य निभाते हैं और अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाते हैं। धन्यवाद। सो इंडियन डेमोक्रेसी ये विश्व की बहुत बड़ी और